अस्सलाम वालेकुम। जाते हुए उधर शहरियार को दे देना। अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। एक सवाल दिया था ऑटम 2022 और किया भी होगा, करना भी चाहिए था। किस किसने किया है? ठीक। और ये ज़ेरे ज़मीन मखलूक में से किसने किया? बस नीचे वाले कमरे में बच्चों को पूछ रहा हूं, एक ने किया? बस दो? मेरी आवाज आ रही नीचे वाले कमरे में? अच्छा, जो लोग होमवर्क नहीं कर रहे होते, मेरे अपने तजुर्बे की असेसमेंट है कि इन लोगों के ना फेल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और इसलिए ज्यादा होते हैं क्योंकि जब आप कोई काम करते हैं ना, कोई भी काम है घर का, कोई चलो कपड़े इस्त्री किए हो कभी, तो पहली दफा कपड़े इस्त्री करते हुए शर्ट को कैसे टेबल पे मैनेज करना है या नीचे खेस बिछा के करना है, या तो पहली दफा में और उसके बाद की हैंडलिंग में फर्क पड़ जाएगा। अगर आपको कोई गाड़ी, कोई बाइक, कोई साइकिल चलानी आती है तो जब पहली दफा चलाई होगी और उसके बाद प्रैक्टिस के बाद, तो रिसोर्सेज को मैनेज करना में टाइम का फर्क पड़ता है। जब आप कोई सवाल लिख के नहीं करते ना, तो फिर पेपर में ये परेशानी होती है कि पता नहीं करना कैसे, टाइम मैनेज नहीं होता। तो आप सवाल बेटे होमवर्क किया करें। देखिए आपके पास दो ही मौके करने के, एक आपने होमवर्क करना है, एक आपने टेस्ट देना है। तो अगर ये नहीं करना तो फिर अटेम्प्ट दे के सीख लें। तो होमवर्क किया करें, लिख के किया करें। जिन्होंने किया है इसमें मेरे ख्याल में तो कोई मसला नहीं होगा, फिर भी अगर किसी को है तो बताएं। कोई मसला नहीं, किसी को कोई मसला नहीं। अच्छा, वो जो ऑटम 23 वो सवाल था जॉब ऑर्डर वाला, तो जिन दो चार बच्चों ने मुझसे पूछा था, जिन दो चार ने पूछा था, तो वो सोल्यूशन देख के मसला हल हुआ या नहीं हुआ, या देखा ही नहीं? सोल्यूशन देखा? कोई इख्तलाफ? आपसे पूछ रहा हूँ, ये आपसे पीछे नहीं, सोल्यूशन देखने से पहले ही क्लियर हो गया हुआ था, या जो आप उस दिन पूछ रहे थे? बस मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि वो एक्सप्लेनेटरी है, चीज क्लियर हो रही है? खासतौर पे जो मैंने आखिर में वो नोट लिखा हुआ था 95 वाला, वो बात आ गई समझ? चले, बाकी भी जिन्होंने कभी करना हो तो कर लेना। और अच्छा, वैसे तो कागज ज्यादा ऐसे नहीं होंगे, लेकिन अगर कोई मैं आपसे फाइल शेयर करूं तो वो आखिर में कहां याद रहेंगी बातें, तो आप ना ये लिखा करें। कहां लिखेंगे भला? जॉब कॉस्टिंग वाले पेज पे जाए, जॉब कॉस्टिंग वाले चैप्टर में जाए बुक में। चैप्टर 6 था शायद, पता नहीं। इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन वाले पेज पे आए और यहां लिख लें कि क्वेश्चन 7 ऑटम 23 भी करना है, और उसका सोल्यूशन मैंने ग्रुप में शेयर किया था, ताकि कल कभी पढ़ने बैठे तो पता तो चले कि कहां है इसका सोल्यूशन। क्वेश्चन 723 ये भी करना है और इसका सोल्यूशन मैंने ग्रुप में शेयर किया था। इस तरह लिखा करें ना, ताकि पढ़ने बैठे फरवरी में तो पता चले कौन सी चीज कहां है। हाँ जी, वो प्रोसेस में कुछ नहीं पूछना। चले फिर इससे तगड़ा सवाल होमवर्क आज का, ऑटम 17। आज का होमवर्क ऑटम 17, प्रोसेस का ऑटम 17। मेरी बुक में क्वेश्चन 8, प्लाटिनम, है ना, प्लाटिनम केमिकल्स। ये जो कल क्लास में किया, जो होमवर्क किया, ये उससे थोड़ा सा तगड़ा है कुछ कुछ वैसा सही, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा है ये। ये साल होमवर्क है, करके आइएगा जरूर। अगला चैप्टर मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, और ये मैंने बुक में रखा हुआ है चैप्टर नंबर 8। अच्छा, ये वाला वीकेंड ना मैंने FAR 1 वालों के साथ गुजारना है, सैटरडे की रात भी और संडे का दिन भी है। तो इसलिए मैं कल कंफर्म करूंगा कि कॉस्ट का क्या करूं। है R1 का तो R1 में बताऊंगा ना, बहुत सारे, बस सैटरडे की रात और संडे का दिन है। नहीं नहीं, वो सोने के लिए घर चले जाना। अच्छा, प्रोसेस कॉस्टिंग में जितने प्यार से आराम आराम से लेके चला था ना, क्योंकि इसमें लेवल बदलना था, इसलिए इस पे इतना टाइम लगाया था। इसमें बहुत सारी कैलकुलेशंस करनी थी। तो अब अगर आप ये उम्मीद लगाएंगे कि शायद हर चैप्टर में ऐसे होगा, तो नहीं, मुमकिन नहीं है। ये तो 5 दिन में खत्म कर दूंगा मैं ये वाला चैप्टर। तो इसलिए इस चैप्टर में ना जनरली आपके जो सीनियर रहे हैं, उनमें से कुछ वैसे क्लास में भी बैठे हुए हैं, तो
प्रोसेस कॉस्टिंग के बाद इस चैप्टर को करने में ना एक मुश्किल ये आती थी कि बस खत्म भी हो गया, तो ये सोच के बैठेंगे तो यार चैप्टर मुश्किल लगेगा। इतनी ज्यादा प्रैक्टिस जितनी प्रोसेस कॉस्टिंग में कराई थी उतनी आगे नहीं मुमकिन है। इतना सारा काम नहीं हो सकता ना, फिर पेपर फरवरी में देने, मार्च 24 में देने ना, ऑटम 24 में थोड़ी देने, तो इसलिए करना पड़ेगा कोर्स। तो इसमें सिर्फ इतना टाइम इसलिए लगाया था क्योंकि इससे पहले की कॉस्ट के चैप्टर्स डिफरेंट लेवल था और अब डिफरेंट है, तो इस वजह से ज्यादा टाइम लगाया था। इस पे नहीं लगेगा इतना टाइम। आसान तो नहीं है, लेकिन बस मुनासिब सा एक खास टिपिकल पैटर्न का टॉपिक है ये। सवाल अगर आ जाए तो 10-12 नंबर का आ सकता है। अच्छा, इस चैप्टर में क्या है वो बाद में बताता हूं, उससे पहले एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। प्रोडक्ट की कॉस्ट, यानी जो बिजनेस प्रोडक्ट बनाता है वो उसको कितना कॉस्ट करता है, प्रोडक्ट की कॉस्ट। कुछ उलमा का ख्याल है कि प्रोडक्ट की कॉस्ट में वो खर्चे शामिल होने चाहिए कि जो प्रोडक्ट बनता है तो खर्चे होते हैं, नहीं बनता तो नहीं होते। जैसे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट, इधर मैंने लिखना है कुछ, डायरेक्ट लेबर और एफएच। फैक्ट्री का रेंट, प्रोडक्ट बनेगा तो होगा, नहीं बनेगा तो नहीं होगा। तो जिन लोगों का ख्याल है कि सिर्फ वो खर्चे लेने चाहिए जो प्रोडक्ट बने तो हो, ना बने तो ना हो, तो इसका मतलब वो कह रहे हैं कि बस सिर्फ वेरिएबल खर्चे ले लें। जो उलमा इस बात के कायल हैं उनकी इस सोच को कहते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच। इसको मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच कहते हैं कि प्रोडक्ट की कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और बस वेरिएबल वाले अप्रोच। लेकिन कुछ उलमा का कहना है कि फैक्ट्री किराए पे किस लिए लिए भाई, वो भी तो प्रोडक्शन के लिए लिए, तो उसके खर्चे क्या करेंगे। तो उनके ख्याल में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एफओएच सारे आने चाहिए। फिक्स एफओएच भी आने चाहिए, और इस सोच को कहते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो ये दो डिफरेंट अप्रोचेस हैं प्रोडक्ट कॉस्ट कैलकुलेट करने की, मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। इसको जो लोग मानते हैं उनके ख्याल में फिक्स्ड एफओएच भी प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा बनना चाहिए, और जो इस अप्रोच को मानते हैं उनको लगता है कि फिक्स्ड एफओएच प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में फर्क होता है, क्या फर्क होता है? हाँ, ये भी है स्टैंडर्ड्स का, लेकिन ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल अकाउंटिंग बन रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए, एक्सटर्नल यूजर्स के लिए, और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है मैनेजमेंट के यूज के लिए जो इंटरनल रिपोर्ट्स बननी है। तो हम लोग कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर पढ़ रहे हैं, तो उसमें ये सारी डिस्कशन जो हो रही होती है वो मैनेजमेंट अकाउंट्स की हो रही होती है। मैनेजमेंट अकाउंट्स का मतलब है जो मैनेजमेंट के लिए रिपोर्ट्स बनती हैं, तो ये उनमें होने वाली डिस्कशन है कि अगर उस बिजनेस की मैनेजमेंट इस अप्रोच पे ईमान रखती होगी तो उनकी इंटरनल रिपोर्ट्स के लिए प्रोडक्ट कॉस्ट में ये तीन चीजें शामिल होती होंगी, और अगर बिजनेस की मैनेजमेंट इस पे ईमान रखती है तो वो अपनी रिपोर्ट्स में प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट में ये चीजें शामिल करते होंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इस पे बेस्ड होती है, ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ना IS2 वो इसके ऊपर बेस्ड है, लेकिन हम तो कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। तो ये दो डिफरेंट अप्रोचेस हैं, दो डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं कि प्रोडक्ट कॉस्ट में क्या क्या शामिल होना चाहिए। इसको मानने वाले लोगों को लगता है ये शामिल होनी चाहिए, और इसको मानने वाले लोगों को लगता है ये शामिल होनी चाहिए। और ये भी जो लोग चाहते हैं कि ये खर्चा शामिल हो, उनका भी कहना यह है कि ये जो लाइन है प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर, ये फिक्स्ड OAR पर यूनिट है, एक्चुअल नहीं। और OAR पर यूनिट जैसे निकालते थे, फिक्स्ड OAR पर यूनिट कैसे निकलेगा? न्यूमरेटर में सिर्फ फिक्स्ड एफओएच ले लेंगे, जैसे OAR कैलकुलेट करते थे, बजटेड ओवरहेड्स। अच्छा, वो बजटेड से याद आया, वो रिकॉर्डिंग के किसी बच्चे ने ना ग्रुप में मैसेज किया हुआ था कि सवाल में अगर नहीं बताया तो बजटेड OAR यूज करना है कि एक्चुअल OAR यूज करना है। एक्चुअल OAR कुछ नहीं होता मेरे बच्चों, एक्चुअल OAR कुछ नहीं होता, OAR बजटेड ही होता है, बजटेड ही इंफॉर्मेशन से निकाला होता है। तो ये पिछले चैप्टर्स ना, ये जो मिड टर्म था, तो ये पिछले चैप्टर्स की रिवीजन के लिए ही मौका मिला था आपको। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वालों के मुताबिक प्रोडक्ट कॉस्ट में ये चारों चीजें आएंगी, और उनमें से भी ये वाली चीज एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स नहीं, फिक्स्ड OAR पर यूनिट होगा। ये है मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अप्रोच एज अ कॉन्सेप्ट। ये लिख लें, फिर बताता हूं इस चैप्टर में क्या करना है हमने।
चले नोट कर लिया। इस चैप्टर में क्या करना है वो भी लिख लेना। इस चैप्टर में ये तो बस कॉन्सेप्ट है ना, ये तो और भी मौकों पे इस्तेमाल हो सकता है। जैसे इन्वेंट्री वैल्यूएशन पढ़ा था, तो अगर बिजनेस ये मानने वाला होगा तो फिनिश गुड्स की कॉस्ट निकालते हुए पूरे एफओएच की जगह कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में सिर्फ वेरिएबल एफओएच शामिल हो रहा होगा। और अगर बिजनेस यही मान रखता होगा तो जैसे पहले पढ़ा था वही हो रहा होगा। प्रोसेस कॉस्टिंग में अगर बिजनेस यही मान रखता था तो ये वही है जो पहले हो रहा होता था। और अगर बिजनेस यही ईमान रखता होगा तो फिक्स्ड एफओएच वर्क इन प्रोसेस में डेबिट नहीं हो रहे होंगे। तो ये बस कॉन्सेप्ट है, ये कहीं भी किसी भी टॉपिक में हो सकते हैं। और आगे भी वेरिएंस एनालिसिस पढ़ना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, को 25-30 फार्मूले याद करने हैं उसमें आपने, उसमें भी इनका इस्तेमाल होगा, आगे डिसीजन मेकिंग में भी होगा। तो ये कॉन्सेप्ट्स हैं। इस चैप्टर में क्या करना है, इस चैप्टर में आपको इन दोनों अप्रोचेस से इनकम स्टेटमेंट बनानी आनी चाहिए बस। यानी इस चैप्टर में हम सिर्फ जो इंटरनल रिपोर्ट्स हैं मैनेजमेंट के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं, जो मैनेजमेंट के लिए इंटरनल रिपोर्ट्स हैं वो बनाएंगे। और दोनों अप्रोचेस से इनकम स्टेटमेंट, दोनों का प्रॉफिट सेम होगा डिफरेंट होगा, तो उसको आपस में रिकंसाइल करना होगा। तो इस चैप्टर में हम दो बातें करेंगे, दोनों अप्रोचेस से इनकम स्टेटमेंट बनानी आएगी और दोनों के प्रॉफिट्स की रिकंसिलिएशन। बस जबानी याद हो गया ना। इस चैप्टर में हम इन दोनों अप्रोचेस से इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, उसका फॉर्मेट है वो याद रखिएगा, प्रैक्टिस करेंगे उसकी। और फिर दोनों अप्रोचेस के प्रॉफिट्स की आपस में रिकंसिलिएशन, ये करना है इस चैप्टर के अंदर हमने। मार्जिनल एब्जॉर्प्शन तो कॉन्सेप्ट है, ये तो एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है जो बता दिया। अब इसका इस्तेमाल इस चैप्टर में हम ये कर रहे हैं कि इन दोनों अप्रोचेस को यूज करते हुए इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, ये टेस्ट होगा, और दोनों के प्रॉफिट्स की रिकंसिलिएशन, ये टेस्ट होता है। चलिए लिख लिया। अब मैं आपको ना दोनों का फॉर्मेट, दोनों की इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट और रिकंसिलिएशन ये एक खुद बनाए हुए सवाल से सिखाता हूं और फिर एग्जाम प्रैक्टिस होगी। बस यही है चैप्टर। लिखें सवाल। Following information relates to a business. Following information relates to a business for first 3 years. सवाल ईयर का भी हो सकता है, मंथ का भी हो सकता है। For first 3 years. अच्छा, डाटा इस तरह लिख लें कि अंग्रेजी और ईयर 1 2 3 ईयर वाइज इंफॉर्मेशन बताता हूं। अच्छा, चूंकि क्लास में रिपीटर भी बैठे हुए तो वैल्यूज लास्ट टाइम से चेंज कर रहा हूं ताकि दोबारा लिखें आप। सेल प्राइस पर यूनिट, सेल प्राइस पर यूनिट 34 35 36 34, अरे उर्दू भी आनी चाहिए ना। 34 35 36, you know, 36। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट 9 10 11 9 10 11। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट 8 9 10 8 9 10। वेरिएबल ओवर एफओएच पर यूनिट, वेरिएबल एफओएच पर यूनिट 2 3 4 2 3 4। जी पर यूनिट चल रहा था। फिक्स्ड ओएआर पर यूनिट, फिक्स्ड ओएआर पर यूनिट 4 5 6 4 5 6। वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट
ये तीनों में 3 3 कर लें, 3 3 3 और फिक्स्ड एफओएच 15,300 15,300 18,000 और 35,000। ये क्या होंगे? वो ऊपर क्या बताया और ये क्या? ये एक्चुअल होंगे। फिक्स्ड एफओएच जो एक्चुअल फॉर द ईयर आए होंगे, ऊपर मैंने ओएआर बताया था। अच्छा जी, फिक्स्ड एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, फिक्स्ड एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस 5,000 6,000 7,000। और क्या रह गया? चलिए रुपए ये पूरे हो गए। अब यूनिट्स बता रहा हूं। तो यूनिट्स प्रोड्यूस्ड 5,000 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड बता रहा हूं। यूनिट प्रोड्यूस ने यूनिट्स प्रोड्यूस्ड है 5,000 4,200 और 5,500। यूनिट्स प्रोड्यूस्ड रिपीट कर रहा हूं 5,000 4,200 और 5,500। यूनिट्स सोल्ड 5,000 3,600 और 5,750। रिक्वायर्ड है मुझसे रिक्वायर्ड है। हाँ एक लाइन और, फाइफो मेथड है। मुझसे रिक्वायर्ड है 3 साल की इनकम स्टेटमेंट दोनों अप्रोचेस से, मार्जिनल से, एब्जॉर्प्शन से, और 3 साल की प्रॉफिट रिकंसिलिएशन। दोबारा 3 साल की इनकम स्टेटमेंट दोनों अप्रोचेस से, मार्जिनल से भी, एब्जॉर्प्शन से भी, और 3 साल की प्रॉफिट रिकंसिलिएशन। करता हूं। अच्छा, दो इनकम स्टेटमेंट से और रिकंसिलिएशन बनानी है तो 2 पेज तो लग ही जाएंगे। तो 2 पेज आगे आए, वर्किंग्स करते हैं पहले। मार्जिनल एब्जॉर्प्शन के सवाल में नॉर्मली 3 वर्किंग्स होती हैं, उनके अलावा हस्बे तौफीक हस्बे जायका वो सवालों के साथ देखेंगे। क्या जी? सवाल में जो रिक्वायर्ड है, सबसे बात कर रहा हूं सारे,
सवाल में रिक्वायर्ड अगर कोई स्टेटमेंट होती है ना, जैसे इनकम स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है या वर्क इन प्रोसेस अकाउंट रिक्वायर्ड है, तो तमीज वाली प्रेजेंटेशन ये है कि सॉल्यूशन शुरू वहां से करें, वर्किंग उसके बाद करें। लेकिन अगर क्वेश्चन में बस कुछ कैलकुलेट करने को कहा है कि कैलकुलेट, जैसे वो बीटा और सिग्मा की कॉस्ट निकालनी थी, तो बस फिर जिस फ्लो से सवाल चला रहे हैं चलाएं, एंड पे वो हेडिंग जरूर बना दें जो सवाल की रिक्वायरमेंट थी, ताकि पता चले पेपर मार्कर को कि क्या है जो उसने मांगा था। तो इसमें चूंकि इनकम स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है ना, तो तमीज ये है कि पहले इनकम स्टेटमेंट और बाद में वर्किंग। और अगर कोई बदतमीजी कर ले कि वर्किंग्स पहले कर ले तो कोई बात नहीं, लेकिन वर्किंग्स के बाद फिर हेडिंग बड़ी सी जरूर दे दे, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि जो रिक्वायर किया था वो किधर है, तो उसकी हेडिंग जरूर दे दे बाद में। 3 वर्किंग्स मशहूर हैं, बाकी फिर सवाल के हिसाब से होती हैं। एक है कि हमें पर यूनिट कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, और चूंकि 3 साल हैं तो 3 साल की अलग अलग ही निकलेगी। डायरेक्ट मटेरियल ईयर 1 में 9, 10, 11, डायरेक्ट लेबर 8, 9, 10, वेरिएबल एफओएच 2, 3, 4। मार्जिनल कॉस्टिंग का भी सवाल है, एब्जॉर्प्शन का भी सवाल है, तो एक हमें यहां पर पड़ाव डालना पड़ेगा इनका टोटल 19, 22, 25। ये प्रोडक्ट कॉस्ट है मार्जिनल के लिए, ये मार्जिनल के लिए है। और एब्जॉर्प्शन का सवाल भी है, तो एब्जॉर्प्शन के लिए इसमें फिक्स्ड को भी शामिल करना पड़ेगा, और वो फिक्स्ड ओआर को 4, 5, 6। और जब ये भी ऐड कर लेंगे तो जो कॉस्ट आएगी वो एब्जॉर्प्शन के लिए होगी 23, 27, 31। ये एब्जॉर्प्शन के लिए, एक ये वर्किंग है। एक वर्किंग बनेगी क्वांटिटी स्केड्यूल। अच्छा, ये जो क्वांटिटी स्केड्यूल है ना, ये फिनिश गुड्स का बन रहा है, और ये भी 3 साल का। अच्छा, आप जो काम की बात बता रहा हूं वो अगर मेरे ख्याल में तो बहुत काम की है, अगर काम की लगे तो लिखना जरूर। जो हम वर्क इन प्रोसेस का क्वांटिटी स्केड्यूल बनाते थे ना, वो आपने मशीन के अंदर बैठ के सोचना है। आप मशीन के अंदर बैठे हुए, और जो उसमें पहले से मौजूद थे ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, जो मशीन में और आए वो इनपुट है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस जो मशीन में अभी भी है आपके साथ ही, और जो इस मशीन से निकल गए वो आउटपुट है। फिनिश गुड्स का क्वांटिटी स्केड्यूल आपने फिनिश गुड्स के स्टोर में बैठ के सोचना है। फिनिश गुड्स के स्टोर में बैठ के सोचें तो क्या क्या होगा। ओपनिंग फिनिश गुड्स, जो और फिनिश गुड्स स्टोर में आएंगे, कहां से आएंगे, प्रोड्यूस होके आएंगे, जो पड़े रह गए एंड पे क्लोजिंग फिनिश गुड्स, बाकी किधर गए, जो वहां मशीन से आउटपुट होता था यहां स्टोर से जो जाएंगे वो। और अगर कोई लॉस वॉस हुआ तो वो भी इसी तरह से यहां प्लस माइनस आ जाएगा। जिस तरह वहां इनपुट था ये प्रोडक्शन हो गई, जो एंड पे आउटपुट था ये सेल हो गई, बाकी बिल्कुल वैसे ही है। तो वर्क इन प्रोसेस वाला जो क्वांटिटी स्केड्यूल बनाते थे वो आपने मशीन के अंदर बैठ के सोचना है, और जो फिनिश गुड्स वाला क्वांटिटी स्केड्यूल है वो फिनिश गुड्स स्टोर में बैठ के सोचना है। अगर लिखने की जरूरत लग रही है तो जरूर लिखें। याद हो गया।
ईयर 1 में पहला साल है बिजनेस का, ओपनिंग फिनिश गुड्स नहीं है, प्रोडक्शन होके स्टोर में कितने आए 5000, और सवाल में क्या गिवन है सेल 5000, तो बाकी क्लोजिंग भी कुछ नहीं है, फिर जो बने सब बिक गए, और ये क्लोजिंग इधर ओपनिंग कितने बने 4200, 36 सेल हो गए, तो क्या पता चल रहा है इसे 600 फिर क्लोजिंग है, और ये क्लोजिंग है तो इधर वो ओपनिंग हो गया, 5500 और बने और 5750 सेल हो गए, तो क्या पता चला 350 क्लोजिंग। तो इसलिए क्वांटिटी स्केड्यूल बनता है ताकि यूनिट्स का सब पता चल जाए कि कोई चीज मिसिंग तो नहीं। हो सकता है किसी सवाल में प्रोडक्शन बैलेंसिंग निकालनी हो सकता है किसी में सेल बैलेंसिंग निकालनी हो। दो ये वर्किंग हो गई, और तीसरी वर्किंग ये आपको ओवरहेड वाले चैप्टर में फार्मूला सिखाया था, ओवर और अंडर अप्लाइड। कैसे निकालते हैं अप्लाइड और एक्चुअल का फर्क? और अप्लाइड कैसे निकलता है? OAR पर यूनिट है तो इनटू एक्चुअल, OAR पर यूनिट है, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड तो OAR इनटू यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। ईयर 1 में फिक्स्ड OAR 4 रुपए, यूनिट्स प्रोड्यूस 5000। ईयर 2 फिक्स्ड OAR 5 रुपए, यूनिट्स प्रोड्यूस 4200। ईयर 3 में फिक्स्ड OAR 6 रुपए, यूनिट्स प्रोड्यूस 5500। एक्चुअल फिक्स्ड FOH अच्छा, ये ना पहले भी ओवरहेड वाले चैप्टर में भी कॉम को बहुत परेशानी हुई थी ब्रैकेट और विदाउट ब्रैकेट से। बात ब्रैकेट और विदाउट ब्रैकेट की नहीं है, अगर अप्लाइड ज्यादा है एक्चुअल से तो वो ओवर अप्लाइड है, और अप्लाइड कम है तो अंडर अप्लाइड है। ब्रैकेट सिर्फ ये होता है कि जो डाटा लिखने वाला है वो ये अवाम को बताना चाह रहा होता है कि मेरे लिखे हुए डाटा में, जैसे मैं अभी इस वक्त इसको ब्रैकेट लगा रहा हूं, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो आपको यहां फिगर ब्रैकेट लगी नजर आए वो अंडर है, और जो विदाउट ब्रैकेट नजर आए वो ओवर है। ब्रैकेट से नहीं फैसला होना कि अंडर ओवर है। अंडर अप्लाइड कब है? जब अप्लाइड अंडर अप्लाइड, जब अप्लाइड कम है। अब वो सवाल में अगर डाटा लिखा हुआ है, हो सकता है किसी सवाल में आपको ओवर पे ब्रैकेट लगा नजर आ जाए कि नहीं सर आपने तो कहा अंडर पे ब्रैकेट लगता है, हो सकता है किसी सवाल में ओवर पे ब्रैकेट लगाओ। तो ब्रैकेट सिर्फ लिखने वाले डाटा की पहचान होती है कि इसमें से आप कैसे पहचानेंगे। तो मैं अभी अंडर को ब्रैकेट लगा रहा हूं, और ये ओवर अंडर अप्लाइड ज्यादा है तो ओवर अप्लाइड है, ये भी ओवर अप्लाइड है, ये अंडर अप्लाइड है, और इसको मैं ब्रैकेट लगा देता हूं। ये तीन वर्किंग नॉर्मली सवालों में होंगी। इसको नोट करें जल्दी, मैं आपको मार्जिनल की इनकम स्टेटमेंट बता दूं, बाकी फिर कल बताऊंगा। इसको नोट करें, फिर कैमरा उधर जाना। चले ठीक है, नोटेड। इनकम स्टेटमेंट बना रहा हूं मार्जिनल वाली। जी, वो जो भी पेज छोड़े थे, तो अब सोल्यूशन जो मेन रिक्वायर्ड था इनकम स्टेटमेंट, तो मार्जिनल की बना रहा हूं पहले। इसका एक नया फॉर्मेट है, ये पहले आपने बचपन में नहीं फॉर्मेट देखा हुआ। वैसे जो बचपन में इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट है वो होती है सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, और कॉस्ट ऑफ सेल्स को और तोड़े तो ओपनिंग प्लस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस पढ़ रहे हैं हम, प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, क्लोजिंग फिनिश गुड्स, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अदर इनकम, नेट प्रॉफिट। मार्जिनल में थोड़ा सा फर्क है। तीन साल की बनानी है तो मैंने कॉलम कर लिए। सेल्स, अच्छा सवाल में दी हुई है सेल्स, अमाउंट बनानी पड़ेगी ना, तो पेपर मार्कर को हम ये बता देंगे कि प्राइस भी तुमने दी हुई है, यूनिट सोल्ड भी तुमने दिए हुए, तो बस हम मल्टीप्लाई ही कर रहे हैं। ये फार्मूला बता दिया, और अब आंसर बना के लिख लें। ईयर 1 में यूनिट सोल्ड लिए हैं और प्राइस
34 है, मल्टीप्लाई 170,000,000। ईयर 2 में सेल्स 3600 और प्राइस 35, 126,000,000। ईयर 3 में यूनिट सोल्ड ये है और प्राइस 36 है, 207,000,000। मार्जिनल कॉस्टिंग अगर फॉलो होती हो तो इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट डिफरेंट ये है कि इसमें से लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स तो करेंगे, लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या होती है कि जो चीजें हमने बेची वो हमें कितनी कॉस्ट की थी, तो मार्जिनल वालों के मुताबिक कॉस्ट ये है कि ये तो ये सब वेरिएबल खर्चे हैं ना, तो इसलिए इसको कहते हैं लेस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स। ओपनिंग फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, क्लोजिंग फिनिश गुड्स, ये कैसे निकालें फिगर्स? यूनिट्स भी हैं सारे और पर यूनिट कॉस्ट भी है, तो हम पेपर मार्कर को कह देते हैं कि यूनिट्स देख लो तुम वर्किंग 2 में, इनटू कॉस्ट देख लो तुम जाके वर्किंग 1 में। ओपनिंग ईयर 1 में तो था नहीं, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ईयर 1 में 5000 यूनिट्स बनाए और एक की कॉस्ट 19 पड़ी, तो 5000 इंटू 19 95,000। ईयर 2 में 4200 यूनिट्स बनाए और एक 22 कॉस्ट किया, 92,400। ईयर 3 में इतने बनाए और इतना कॉस्ट किया, 137,500। ईयर 1 में कोई क्लोजिंग नहीं है, तो फिर ईयर 2 का ओपनिंग कोई नहीं है। ईयर 2 का क्लोजिंग, ये ईयर 2 का क्लोजिंग है, इसी में से बचा होगा ना, ओपनिंग तो था कोई नहीं, तो इसी में से बचा है, यानी ये 600 भी 22 वाले हैं, तो 600 इंटू 22 132,000 और ये क्लोजिंग है, तो इधर ये बन गया ओपनिंग। और ईयर 3 का क्लोजिंग ये है, FIFO है, ये इसमें से है कि इसमें से? FIFO है, क्लोजिंग इसमें से, यानी ये 350 भी 25 वाला है, 8750। अच्छा, इसी पेज पे ना कहीं कोने में, कोई ऊपर साइड पे, कहीं भी, कहीं नुक्कड़ में ना ये बात लिख लें कि अगर इस सवाल में एफको मेथड होता, कहीं कोने में लिख लेना, तो इनमें तो मसला नहीं है, इसमें क्लोजिंग कैसे निकालते, ईयर 3 में कैसे निकालते अगर एफको मेथड होता? 13,200 प्लस 137,500 डिवाइडेड बाय 600 और प्लस 24.7 आता, तो क्लोजिंग स्टॉक हम निकालते 350 इंटू 24.7, 86 ये होता, फिर इसकी जगह ये होता, तो ये एफको की भी प्रैक्टिस करा दी। जो बचपन में इनकम स्टेटमेंट पढ़ी थी, अच्छा फिगर्स क्या बनी? बचपन में जो इनकम स्टेटमेंट पढ़ी है, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करें तो क्या आता है? ग्रॉस प्रॉफिट। मार्जिनल कॉस्टिंग में अभी हमने कॉस्ट ऑफ सेल सिर्फ वेरिएबल वाली माइनस किया, तो जो आंसर आता है उसको कहते हैं ग्रॉस कंट्रीब्यूशन। ये नाम है, ये अगले चैप्टर में भी होगा इस्तेमाल, ग्रॉस कंट्रीब्यूशन। सेल्स में से पूरी कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करते थे पहले, तो ग्रॉस प्रॉफिट। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करेंगे तो उसको प्रॉफिट नहीं, उसको कंट्रीब्यूशन कहते हैं, नाम है ये, फॉर्मेट का ऐसा है, ग्रॉस कंट्रीब्यूशन। और ग्रॉस प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट तक पहुंचना हो तो क्या करते हैं? अदर इनकम अगर रहने दें तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करते हैं ना, तो अगर ग्रॉस कंट्रीब्यूशन से नेट कंट्रीब्यूशन तक जाना हो, दोबारा सेल्स में से सारी कॉस्ट ऑफ सेल माइनस तो ग्रॉस प्रॉफिट, सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस तो नेट प्रॉफिट, सेल में से सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल माइनस तो ग्रॉस कंट्रीब्यूशन, नेट कंट्रीब्यूशन तक जाना है तो वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो इसमें से माइनस होता है वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो कि ज्यादातर हां सेलिंग ही होते हैं, एडमिन नहीं होते वेरिएबल। वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इस सवाल में है कोई?
ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं एडमिन सेलिंग। वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट है तो वो हम पेपर मार्कर को बता देते हैं कि 3 रुपए तुमने दी हुई है इनटू यूनिट्स सोल्ड, सेलिंग खर्चा है, यूनिट सोल्ड। वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट है तो सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट को मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट्स सोल्ड से। ईयर 1 में 15,000 10 इसका जो नेट आंसर आता है उसको कहते हैं नेट कंट्रीब्यूशन। कितना आया? 60,000 36,000। इसको कहते हैं नेट कंट्रीब्यूशन। सेल्स में से सारे एक्सपेंसेस माइनस तो नेट प्रॉफिट, सेल्स में से सारे वेरिएबल एक्सपेंसेस माइनस तो नेट कंट्रीब्यूशन। नेट प्रॉफिट तक पहुंचना है तो फिक्स खर्चे भी माइनस करते हैं, तो इसमें से माइनस होते हैं सारे फिक्स खर्चे, जो कि इस सवाल में है 2, एक एफओएच है और एक एडमिन और सेलिंग है। फिक्स्ड एफओएच है 15,300। इसका अंडर ओवर अप्लाई का क्या करना है ये कल एब्जॉर्प्शन में करूंगा। 18,000 35,000। एडमिन सेलिंग 5,000 6,000 7,000। थ्री 9 और ये आ गया नेट प्रॉफिट। ये होती है मार्जिनल की इनकम स्टेटमेंट। कल एब्जॉर्प्शन की करा के और रिकंसिलिएशन बता के तो फिर एग्जाम प्रैक्टिस करते हैं, और बस यही चैप्टर है। अभी एग्जाम प्रैक्टिस चलेगी लेकिन चैप्टर यही है बस। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।